कोई आदमी कैसे ये डिसाइड करे कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है? कोई भी इंसान अलग अलग हो, आपकी सैलरी का या आपके इनकम को कैसे डिसाइड करे? आइडियली मेरे को लगता है कि जो पैसा आता है उसमें इट शुड बी 40-30-30 काइंड ऑफ रेशियो। कोई आदमी कैसे ये डिसाइड करे कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा मुझे इमरजेंसी में रखना है, या कितना पैसा मुझे लिक्विड में रखना है, कौन सा शेयर मार्केट में जाएगा, कौन सा गोल्ड में जाएगा? कोई भी इंसान अलग अलग हो, आपकी सैलरी का या आपके इनकम को कैसे डिसाइड करे वो? ओके, तो मैं एक 25 से 30 साल वाले का एग्जांपल लेता हूँ। आइडियली मेरे को लगता है कि जो पैसा आता है उसमें इट शुड बी 40-30-30 काइंड ऑफ रेशियो। आपने 1 लाख रुपए कमाया, उसमें 20-30 हज़ार रुपये तो आपका टैक्स में चला जाएगा। अब 70-80 हज़ार रुपये है, उसमें से 40% मतलब 1 लाख का 40% 40 हज़ार आप खर्च कर सकते हो। बाकी जो 30,000 है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट भी जब करते हो, इमरजेंसी फंड इज़ नॉट लिंक्ड टू योर सैलरी। आपको बस 2-3 साल खर्चे का आपको वो करना है। आपने अगर वो कर लिया, उसके बाद आपको इमरजेंसी फंड में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए आपका 1 लाख सैलरी है और 40 हज़ार का खर्चा है, तो 2 लाख का हो गया 40 हज़ार इंटू 24, तो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए आपके इमरजेंसी फंड के हो गए। आप जब 30,000 में इन्वेस्ट कर रहे हो, 30,000 से सबसे पहले इससे इमरजेंसी फंड पूरा करिए। 30,000 आप करते रहिए जब तक आपका 10 लाख हिट नहीं होता। 10 लाख जैसे हिट हुआ तो आप इमरजेंसी फंड में डालना बंद कर दीजिए। अब आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे आप ध्यान दीजिए। पोर्टफोलियो बिल्डिंग के इमरजेंसी फंड भी हम एफडी में डाल दें? इमरजेंसी फंड आप एफडी में डाल सकते हो, बॉन्ड्स में डाल, जो भी सेफ इन्वेस्टमेंट है। फिर उसके बाद जो बाकी वो हिट कर गए, आप अब महीने के आपके 30-30 हज़ार आ रहे हैं, आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग में डालिए। क्योंकि आप 25-30 साल के इंसान हो, आपके पास 30 साल है ग्रो करने के लिए, रिटायरमेंट के लिए 30 साल है, तो आपका एलोकेशन टू इक्विटी कैन बी हायर। तो आप 80% पैसे इक्विटी में डालिए, बाकी जो 20% है उसमें 10% गोल्ड, 10% एफडी में डाल के रखिए, एफडी या बॉन्ड्स में डाल के रख दीजिए। और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप इक्विटी का एलोकेशन कम करते रहोगे और गोल्ड और एफडी का एलोकेशन बढ़ता जाओगे। बिकॉज आपके पास समय कम है, कंपाउंडिंग का, रिस्क लेने का आपका कैपेबिलिटी कम होता जा रहा है। ओके, जो आदमी कम पैसा कमा रहा है वो क्या करे? इसका मतलब जो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोग होंगे, बॉम्बे में होंगे, जो 30 हज़ार की सैलरी कमाते हैं, जैसे तैसे 25 हज़ार चलता है, 5-6 हज़ार रुपये बच जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक रूल ऑफ 72 बताता हूँ। रूल ऑफ 72 ये कहता है कि आप लेट से 12% इंटरेस्ट कमा रहे हो आपके इन्वेस्टमेंट में, तो 72 डिवाइड बाई 12, 72 को आप आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न से डिवाइड करिए, उतने साल में आपका पैसा डबल होगा। राइट? आप लेट से 15% कमा रहे हो, तो 72 डिवाइड बाई 15, तो लगभग 5 साल में आपका पैसा डबल होगा। जो 30 साल का बंदा है, उसके पास 30 साल है, आप 12% से भी डबल करते हो तो हर 6-6 साल में डबल होता जाएगा। 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8, 16, 32। राइट? आप कम भी कमा रहे हो, आज जो आप 1 रुपया सेव कर रहे हो वो 30 साल में इट कैन बिकम 32 टाइम्स। चलो इन्फ्लेशन थोड़ा सा ले जाएगा, फिर भी आपका 10 गुना हो जाएगा। जो हैंड टू माउथ भी है वो अपने सैलरी का 10% भी सेव करते हैं और वो 30 साल तक छोड़ देते हैं, तो 10 साल बाद वो 10% विल बी इक्विवेलेंट टू आज का सैलरी। राइट? तो आज थोड़ा सा कोशिश करिए, 10% निकाल के रखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाइए, वो आपको टाइम के साथ देगा। एफडी और बॉन्ड के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? हाँ, इससे पहले मैं थोड़ा सा बॉन्ड समझाता हूँ, फिर मैं एफडी पर आता हूँ। तो एफडी, जैसे हमने बोला कि हमने जो लोन दिया है बैंक को, दैट इज कॉल्ड एन एफडी, और हर एफडी के लिए एक अकाउंट खुलता है बैंक के पास, उसको एफडी अकाउंट कहते हैं, और बैंक आपसे लोन ले रहे हैं। और बैंक के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स हैं, उनको भी पैसा चाहिए, वो लोग तो एफडी खोल नहीं सकते, आरबीआई अलो नहीं करता, तो उसके लिए उनके लिए बॉन्ड करके एक इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए आप एक कॉर्पोरेट हो, आपको 1 करोड़ रुपये पैसा मार्केट से उठाना है। आप बोलोगे कि मैं 100 बॉन्ड इशू कर रहा हूँ, हर एक बॉन्ड 1 लाख रुपये का है। ये बॉन्ड जिस बंदे के पास भी होगा, मैं उसको हर महीने 1-1 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट दूंगा और 3 साल बाद वो 1 लाख रुपये लौटा दूंगा। राइट? और मैं एज एन इन्वेस्टर आके वो बॉन्ड खरीदूंगा आपसे, बोलेंगे मैं बॉन्ड होल्डर हूँ और मेरे को सेम एफडी की तरह ही ब्याज आता रहेगा और 3 साल बाद इंटरेस्ट आ जाएगा। बट इसमें एक यूनिक चीज़ ये है कि मैं इस बॉन्ड किसी और को बेच भी सकता हूँ। एफडी में ऐसे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। मैं बॉन्ड किसी और को बेच दूंगा 1 लाख रुपये में, अगले महीने से इंटरेस्ट उनको आना शुरू हो जाएगा। तो बॉन्ड इज ऑल्सो वेरी सिंपल लोन गिवन बाई कॉर्पोरेट टू इंडिविजुअल, और बॉन्ड होल्डर विल गेट द इंटरेस्ट। तो कंपनी के 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं,
एक स्टॉक्स, एक बॉन्ड्स। स्टॉक्स में आपको डिविडेंड मिलता है, जैसे कंपनी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, आपका डिविडेंड बढ़ता जाएगा। बॉन्ड में सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 3 साल बाद आपके पैसे वापस, 3 या जो भी टर्म होता है। तो बॉन्ड इज़ अ बेट ऑन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ ए कंपनी। अगर आपको लगता है कि 3 साल तक ये कंपनी टिका रहेगी, उसका बॉन्ड ले लीजिए। आपको लगता है कि यार नहीं, 3 साल बाद ये कंपनी 10 गुना होगा, तो उसका इक्विटी ले लीजिए। तो ये हो गया बॉन्ड। इंटरेस्टिंग। हाँ, बॉन्ड और एफडी में बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि डीआईसी जैसी इंश्योरेंस है नहीं। और दूसरा असली खेल आ गया। और दूसरा, जब आप बैंक को पैसा देते हो, बैंक क्या करता है? बैंक ने आपसे 8% पे डिपॉजिट ले लिया, वो 12% पे किसी को लोन दे दिया, और 4% बैंक का मार्जिन है, और वो 12% उसी कॉर्पोरेट को दे रहा होगा। जब आप बॉन्ड खरीद रहे हो, ये बैंक को आपने हटा दिया इक्वेशन से, तो वो जो 4% एक्स्ट्रा है वो आप रख रहे हो, तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा है। थोड़ा रिस्क ले रहे हो, रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो डीआईसीजीसी ना होने का जो नुकसान है वो ज़्यादा रिटर्न से कॉम्पेंसेट होता है। तो इसीलिए कोई इन्वेस्टर जब शुरू करता है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, वो पहले तो एफडी से शुरू करिए। अब बॉन्ड में भी थोड़ा रिस्क तो है, हम ऐसे नहीं बोलते कि रिस्क है नहीं, बट 100 रुपये आप एफडी में डालते हो तो 10-15 रुपये बॉन्ड में डाल के देखिए, सो दैट आपका जो कंबाइंड पोर्टफोलियो है उसका थोड़ा सा रिटर्न इंप्रूव हो जाए। और उसमें से 100 रुपये एफडी में, 20 रुपये बॉन्ड में, तो आपका 80% पोर्टफोलियो वैसे भी सिक्योर्ड है कंप्लीटली, और बाकी 20% में आपके पैसे अगर मेरी बरकरार बैंक मैनेजर ने मुझे ऐसे समझाया होता तो मैं अब तक इन्वेस्ट कर चुका होता। उससे समझाया, मेरे पल्ले नहीं पड़ा था। ओके, भारत में टैक्स, अच्छा, ये जो पैसा मिलता है एफडी में, क्या इसमें भी टैक्स कटता है? हाँ जी, टीडीएस कटता है सबसे पहले एफडी में, उसके बाद आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक ही एक्सेप्शन है, देयर इज समथिंग कॉल्ड टैक्स सेवर एफडी, जिसमें 5 साल का लॉक इन होता है। ये आपका एक 80C करके एक लिमिट होता है, सेक्शन 80C इन इनकम टैक्स। उसमें अगर उस सेक्शन के तहत आप इसमें पैसा डालते हो तो उस पर आपका टैक्स नहीं कटेगा, बट उस एक्सेप्शन के बिना सब में टीडीएस कटेगा, आपके स्लैब के हिसाब के आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आजकल जेनजी जो है, उन्हें कोई आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस दोगे? हाँ, जेनजी को बोलता हूँ कि आपके पास बहुत टाइम है, तो आप शुरू करिए इन्वेस्टमेंट। पहले स्टार्ट विथ समथिंग, और डोंट फोकस ऑन रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स अभी, बिकॉज वो आपको एक लत लग जाएगा एंड वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। मैंने मतलब ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अगर कोई 30 साल का बंदे को देखता हूँ, उसको फाइनेंशियल हेल्थ देखता हूँ, उसका रेस्पेक्ट टुवर्ड्स मनी देखता हूँ, तो मैं एक 70-80% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये 60 साल में इसका फाइनेंशियल स्टेट कैसा होगा। तो जेनजी के पास टाइम है, 30 साल उम्र आने तक आप अपने फाइनेंसेस को इन ऑर्डर में रखिए, आपका सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट सब एक एटलीस्ट एक स्टार्ट करिए, सो दैट अगले 30 साल का आपकी ज़िंदगी बेटर हो।